हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास का समय हो चुका है। टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया जाता है और आप लोग भी नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफाई मिले और आप अपने समय पर अपनी क्लास को कंडक्ट करें। आज की ये क्लास हमारी हिंदी की क्लास होगी, जहाँ पर हम हिंदी में जितनी भी चीज़ें क्रम में हैं, सिलेबस में सब कुछ दिया गया है और उसी के अनुसार हम क्लास यहाँ पर करने वाले हैं। तो हिंदी की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है सिलेबस से ज़रूर चेकआउट कर लिया करें, चीज़ें कितनी क्रम में चल रही हैं, आप लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, यहाँ पर सभी का स्वागत है। सेम टाइम पर शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स पहली बार, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ओपिनियन से क्लास को अटेंड करिए, देखिए। और सभी सेमेस्टर्स के जितने भी क्लासेस में हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप 2023 के नए बच्चे हैं, तो 2023 के जितने स्टूडेंट हैं, नई क्लास को, फ्रेश क्लास को ले, फ्रेश क्लास से ही पीडीएफ आप प्राप्त करें, यहाँ पर आप चीज़ों को देख पाएँ, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और समझ में भी आपको आता जाएगा कि चीज़ें हैं क्या। क्योंकि जैसे जैसे समय अपडेट होता है, चीज़ें भी अपडेट होती हैं और समय के साथ आपको समझ में भी अच्छे से आने लगता है। तो यहाँ पर ये क्लास हमारी हिंदी की क्लास होने चल रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगी। तो जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। उसके पहले जो भी चीज़ें हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई, सभी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको सबसे आगे लिखा होगा 2023 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। तो आप 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं ना। 2023 में आपका बाल विकास, संस्कृत, साइंस, सामाजिक अध्ययन, मैथ, ऐसे करके आपकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और नई प्लेलिस्ट से ही अपनी क्लास को कंडक्ट करिए। और बाकी कुछ आपको सर्च करना है तो आप डाल सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास बाय शालिनी क्लासेस, हिंदी क्लास बाय शालिनी क्लासेस। तो ऐसे आपको सर्च आइकन में सर्च करना होगा और आपको चीज़ें हर क्लास मिलने लगेगी। तो ये रही अपडेट। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक थोड़ा सा आपके लिपियों से संबंधित है। आपकी लिपि में बात कर सकते हैं। आपकी देवनागरी लिपि का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया। तो हमें देवनागरी लिपि के बारे में क्या पता है, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, क्या होती है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी। इनके प्रश्न हमें बनते हैं, एक दो ज़रूर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। जानने से पहले हमारा ये जानने का पहला कर्तव्य बनता है कि ये जाने कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है। चलिए, तो लिपि किसे कहते हैं, यह बात आपसे पूछी जा रही है बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग या भाषा की लिखावट को लिपि कहा जाता है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, चीनी हो, फारसी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, ये सारी भाषाएं हैं। तो कहते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, लिखने का जो तरीका होता है, या उस भाषा की जो लिखावट होती है, जिस तरीके से उसको हम लिखते हैं, वो हमारी लिपि कहलाती है, उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग को या भाषा की लिखावट को ही लिपि कहा जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा लिपि है। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग या भाषा की जो लिखावट होती है उसको हम लिपि कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में आपको यह प्रश्न 1 नंबर का आएगा कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि का अभिप्राय बताइए, लिपि को आप क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। तो यहाँ पर एक और परिभाषा मैंने ली है, किसी ध्वनि या आवाज़ को लिखना हो, किसी भी ध्वनि को, ठीक है, साउंड को, आवाज़ को, वॉइस को लिखना हो, पढ़ना हो, उसे देखने योग्य बनाना हो, कि आप उसको देख सके, समझ में आए, देखकर आप पढ़ सके, उसको हम लिपि कहते हैं, वह लिपि होती है। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग को या भाषा की लिखावट आदि को हम लिपि कहते हैं। किसी ध्वनि या आवाज़ का जो लिखना होता है, पढ़ना होता है, देखने योग्य बनाना होता है, वो लिपि होता है। तो 2 परिभाषा हैं, एक ये पहली वाली, एक दूसरी वाली। आपको जो उचित है आप वो लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अपने आप से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के प्रकार की बात करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक चित्रलिपि होती है, एक अल्फ़ाबेटिक लिपि, एक अल्फ़ा स्लैबिक लिपि होती है। ये लिपियाँ होती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। ये 3 प्रकार की हैं। कभी कभी आपको जब बहुविकल्पी प्रश्न आपको बनेगा, देखिए 25 नंबर का यह भी पेपर आपका होगा, 18 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न आपको एमसीक्यूज बहुविकल्पी आएंगे टिक करने के लिए, बाकी सभी प्रश्न आपको लिखने को आएंगे। तो लिपि के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न आपको बनता है, निम्नलिखित कितने प्रकार के नाम आते हैं लिखने को। तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए कि पहली लिपि चित्रलिपि होती है, दूसरी अल्फ़ाबेटिक, तीसरी अल्फ़ा स्लैबिक होती है, और साथ ही साथ इनकी 3 संख्या, 2 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ये चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से आपको 3 पे टिक करने को भी पता होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़िए, आइए चलते हैं।
चित्रलिपि के बारे में सबसे पहले जानते हैं ये होती क्या है। इनके बारे में, चित्रलिपि के ज़रिए लोग अपने भाव और अपने विचार को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हम अपनी बात को कन्वे करने के लिए एक, जैसे कोई यहाँ पर एक है, ठीक है, इसको अपनी सारी बात इससे कहनी है, तो बात कहने के लिए अपनी बात, अपने विचार या अपनी जो भी समस्या है, कोई भी चीज़ को शेयर करने के लिए आपको किसी शब्द या भाषा का प्रयुक्त उपयोग आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम हर बार भाषा को ही यूज़ करें, क्या कुछ तो करेंगे ना। तो इसी तरीके से है कि लोग अपनी जो भाव होते हैं, ठीक है, और लोग के जो विचार होते हैं, उनको हम चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये 3 प्रकार की होती है। एक चीनी लिपि होती है, चीनी भाषा की लिपि तो चीन की हो गई। प्राचीन मिस्र की लिपि है तो प्राचीन मिस्री लिपि, कांची की लिपि, जापानी लिपि, इस तरीके के कई सारे हैं। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि चित्रलिपि किसे कहते हैं, चित्रलिपि कितने प्रकार की होती है, चित्रलिपि से आप क्या समझते हैं, लेकिन इसके आने की चांस जो है वो 50% आपकी रहती है। लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि क्या होती है, वो प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और नेक्स्ट देखते हैं। फिर बात आती है अल्फ़ाबेटिक लिपि की। अब ये क्या होती है, यह भी जानना हमारे लिए काफ़ी उचित है। अल्फ़ाबेटिक लिपि में स्वर व्यंजन के बाद अपने पूर्ण रूप के साथ में आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेटिक जो लिपि होती है उसमें स्वर व्यंजन के बाद अपने पूरे रूप के साथ आता है, उसको हम अल्फ़ाबेटिक लिपि कहते हैं। जैसे यूनानी लिपि है तो गणित के चिन्ह और यूनान की भाषा के जितनी भी चीज़ें वो आ जाएंगी। अरबी लिपि है, अरबी है, कश्मीरी है, उर्दू है, फ़ारसी, सब कुछ आ जाएगा। इब्रानी लिपि जो है वो इब्रान की हो जाएगी। साथ ही साथ आप देखोगे तो रोमन लिपि है तो पश्चिमी यूरोप की सारी भाषाएं, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, ये सब आ जाएगा। सिरसिलिक लिपि है, सोवियत संघ की सारी भाषाएं हैं, रूसी, ये सारी, तो ये ऐसे कई सारी भाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछ ली जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो ये आपको ज़रूर थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा स्लैबिक लिपि। ये क्या है, अल्फ़ा स्लैबिक लिपि। अल्फ़ा स्लैबिक लिपि के अनुसार प्रत्येक इकाई में अगर एक या एक से अधिक व्यंजन होता है, एक या एक से अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लगा दिया जाता है। अल्फ़ा स्लैबिक लिपियों में अलग अलग प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे इनके प्रकार भी आपको दिखा दूँ तो देवनागरी लिपि जो होती है वो अल्फ़ा स्लैबिक लिपि में है। यही कभी कभी MCQ बनता है कि देवनागरी लिपि किस लिपि में आती है, चिन्ह में आ रही है, तो अल्फ़ा स्लैबिक में आ रही है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि नेपाली हो गई, ये भी देवनागरी है। संस्कृत जो है वो भी आपका देवनागरी, मराठी भी, सब कुछ है। बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की, तो पहले के समय में संस्कृत और पाली वगैरह जो थी ये सवारी आपकी ब्राह्मी में थी। गुजराती लिपि गुजरात की, बंगाली लिपि बंगला है, तमिल लिपि तमिल है, गुरुमुखी पंजाबी है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपकी किस में है, अल्फ़ा स्लैबिक में है। तो ये छोटी छोटी फ्रेंड्स बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि MCQ के फॉर्म में हमसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें वो चीज़ प्रिपेयर करनी होती, कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो तीनों लिपियों के बारे में जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पर ये डिस्कस किया था, इनके बारे में मैंने आपको क्लियरली 1.1 करके बताते गए कि क्या क्या किसके अंतर्गत है या क्या चीज़ें किस में आ रही हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। बेसिक क्लास है, यहाँ पर हम जितनी भी क्लासेस करेंगे शॉर्ट टर्म में करेंगे। आपकी जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण है वही आपसे डिस्कस की जाएंगी यहाँ पर। तो आपकी जो क्लासेस है 15 मिनट्स की क्लास यहाँ पर शेड्यूल होगी। तो फ्रेंड्स आपको आपको सिर्फ 1 घंटे की, लगभग कह सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे की क्लास, दोनों में क्लास मिलाकर होगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको जितनी चीज़ें जेन्युइन हैं आएगी, जैसे प्रश्न बनेगा जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर। मैं घंटे घंटे की लाइव जब फ्री टाइम पाऊंगी तभी आप लोग कर सकती हूँ, अदरवाइज आपकी क्लासेस ऐसे आपको मिलेंगी डेली होगी, इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ आपको, ताकि आप लोग के सिलेबस कंटिन्यूस चलते रहे और आप अपनी क्लास को 1 बाय 1 करके शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। देखिए गोल बहुत छोटा है, लेकिन ये कि सिलेबस काफ़ी बड़ा दिया जाता है, तो हमें उस सिलेबस में जितनी महत्वपूर्ण चुनिंदा चीज़ें होती हैं उनको ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें तो हमने कर ली, अब हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं आगे। इसमें क्या है, सबसे मेन टॉपिक जिसके बारे में हमें जानना है वो है देवनागरी लिपि। हमने इसके पहले छोटी कक्षा में इन सब चीज़ों को बहुत बार अच्छे से पढ़ रखा है। देवनागरी लिपि में कहते हैं कि भारत की सबसे प्रचलित लिपियों में से एक है। देवनागरी लिपि भारत में जो प्रचलित लिपियां हैं उनमें से एक है। इसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे मैं आप बताऊं तो आप हिंदी कह सकते हो लिखा जाता है, आप संस्कृत कह सकते हो लिखा जाता है, आप मराठी कह सकते हो, आप पाली कह सकते हो, राजस्थानी, नेपाली, गुजराती, ये सारी भाषाएं आती हैं। साथ ही साथ इतनी ही नहीं और भी भाषाएं इसमें आती हैं,
तो देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रचलित लिपियों में से एक है। इसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, पाली, राजस्थानी, नेपाली, गुजराती, भोजपुरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये एक अच्छा सा बहुविकल्पी प्रश्न आपको बन जाता है, तैयार कर लीजिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अधिकांशतः ये कहा जाता है कि लिपियों की तरह देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जी हाँ, ठीक है, जैसे हम सारी लिपियां लिखते हैं वैसे देवनागरी लिपि भी आपकी बाएं से दाएं हम जैसे हिंदी लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग हम यहाँ से ऐसे हम इधर से लिखते हैं, ये बायां हुआ ना, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। जैसे राम लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे ना, आप माँ लिख के ऐसे लिख के थोड़ी लिखोगे, आप इधर से लिखोगे ना, रा लिखोगे फिर माँ लिखोगे, इस तरीके से। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है, ये जो लिपियाँ होती हैं ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं और प्रत्येक शब्द के ऊपर एक जो ये रेखा खींची जाती है, जैसे राम लिखा है तो ये राम के ऊपर जो लाइन खींची इसको सिरोरेखा कहा जाता है। तो ये अक्षरात्मक लिपि भी है, एक प्रकार की स्लैबिक स्क्रिप्ट भी होती है, अक्षरात्मक लिपि भी है, क्योंकि इसमें हम एक अक्षर लिख रहे हैं और अक्षर के ऊपर हम एक मतलब क्या कर अक्षर से शब्द बना रहे हैं और उसके ऊपर एक सिरोरेखा खींच रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो कि एक रफ्तार पे जाननी चाहिए वो आप समझ के आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं देवनागरी लिपि के उदाहरण की बात कर लो तो संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, मराठी है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। सिर्फ यही इतनी नहीं है, इतना मत सोचिएगा, आपका बहुत सारा इसमें आएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर। देवनागरी लिपि का नाम पर ये आया कहाँ से, इनका नाम कहाँ से, क्या चीज़ है। आज हिंदी में जो लिपि का टॉपिक है वो एक ही में पूरा कवर करूँगी, आपकी 2 क्लासेस नहीं करूँगी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, छोटे में ही जानिए और इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। देवनागरी लिपि के नामकरण की जो बात है वो यहाँ पर है कि देवनागरी लिपि को लोक नगरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। जो देवनागरी लिपि होती है उसको हम लोक नगरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। नामकरण के संबंध में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि देवनागरी लिपि सर्वप्रथम गुजरात में प्रचलित थी। तो ये हमसे एक प्रश्न बनता है कभी कभार कि कहाँ पर थी, तो गुजरात में ये प्रचलित होने की बात कही गई, इसलिए वहाँ के जो नागर ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसको नागरी कहा गया था। गुजरात में नागर ब्राह्मण पाए जाते थे। ब्राह्मण भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पर गुजरात में अलग अलग तरीके से थे, तो वहाँ पर नागर ब्राह्मण पाए जाते थे जिनको नगरी कहा गया था। और इस लिपि ने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध भी किया था, इसीलिए नागरी को देव शब्द जुड़ गया और इसका नाम देवनागरी पड़ गया। तो मतलब नामकरण कहाँ पड़ा, कहाँ से ये नाम आया, ऐसी भी बातें आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न बने या ना बने जैसा भी होगा। कभी कभी ये नागर वाली चीज़ पूछ ली जाती है, गुजरात में प्रचलित थी ये पूछ ली जाती है, नाम कैसे पड़ा, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है, देवनागरी लिपि की कोई 3, कोई 2, कोई 5 विशेषताएं बताइए। या तो एक साधारण सा प्रश्न बनेगा, देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं बताइए, प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला है, इस लिपि के उच्चारण और प्रयोग में समानता है। जी हाँ, ये जो लिपि है इसमें जो हम उच्चारण कर रहे हैं या जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें काफ़ी समानता देखने को आपको मिलती है। पहला, यह लिपि दुनिया के किसी भी भाषा के को आंतरित करने की क्षमता रखती है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं समाहित है जहाँ पर आप इनसे शब्द को बनाकर, वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक है, सबका एक अलग है। अगर रा बोला गया है तो रा कोई और नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा। अगर का बोला गया है तो का एक निश्चित चिन्ह है। दो का जो है इस लिपि में नहीं पाए जाते। ये जो लिपि होती है इसकी एक बात ये होती है कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके लेखन में उच्चारण में पर्याप्त एकरूपता और स्पष्ट रूपता होती है। जो उच्चारण जैसा होता है उसका शब्द भी वैसा लिखा जाता है, कुछ नया नहीं होता। ये लिपि सरल और सुंदर भी, काफ़ी सरल भी होती है और बहुत सुंदर भी आपको देखने को मिलती है। तो क्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास यहाँ तक ये बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। आज जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप नए हैं और ये क्लासेस को ज्वाइन करिए। आपकी थोड़ी थोड़ी 3-3, 4-4 क्लासेस सभी सब्जेक्ट में हुई हैं। आप लिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, अपनी छोटी छोटी क्लासेस को कंडक्ट कर लीजिए। आपको हर बात समझाई जा रही है,
हर बार बताई जा रही है। आप लोग यह क्लास यहाँ पर आराम से देखते चलिए। आप लोग की नोट्स जो है प्रिपेयर हो रही है प्रॉपर तरीके से। कुछ चीज़ें उस पर नहीं करनी है, वही चीज़ करके फिर आप लोग को भी जैसे आपके सीनियर्स की नोट्स मिलती है तो वो सारी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप लोग उसको लेके अपनी नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको अभी यहाँ पर पढ़ना है, फिर वो कुछ समय बाद मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास आप सभी को अटेंड करनी है, ठीक है। क्लास पहले अटेंड करिए, फिर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के ये बारे में अब कुछ कुछ इनके विद्वानों ने अपने विचार भी दिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब परिभाषा, जैसे स्टेटमेंट के प्रश्न आते वैसा है। जैसे एक साहब है, मतलब एक कह सकते हैं विद्वान है, बाबू राव विष्णु पाडकर, ठीक है। ये बोलते हैं कि नागरी जो होती है, देवनागरी, ये नागरी इसमें काट कर ले लिए है, वर्णमाला के समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला। इन्होंने बोला कि जितनी अच्छी ये देवनागरी कोई पूरे वर्णमाला में नहीं है। एक बात तो कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, यह किसने कहा है, कथन किसका है। दूसरा है राहुल महापंडित राहुल सकृत्यानंद। इन्होंने बोला कि हमारी नागरी जो है ना, वो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है, इससे वैज्ञानिक लिपि हमारी दुनिया में कोई नहीं है। तो ये कथन किसका है? राहुल सकृत्यानंद का, संकृत्यानंद का। देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता एवं स्वयं सिद्ध है, तो ये किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने 1 बताया, हमने 2 बताया, हमने 3 बताया, जो कि काफ़ी बेसिक और सिंपल बताया कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 हो गया। चौथा है समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वह है देवनागरी लिपि ही है, जो कि ये कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या अभी कई सालों में पूछे जा रहे हैं, वो यही दोनों हैं जो पूछे गए हैं। 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, हो सकता है आ जाए, लेकिन यही दोनों आपको पूछा गया है, तो आपको ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है जो तैयार करना है। जो भी स्टूडेंट पूरी क्लास देखते चलेंगे उनको सब समझ में आता जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अब इनके 2 ठो दोष हैं, मतलब 2 इनकी दिक्कतें भी हैं। कभी कभी आता है देवनागरी लिपि के दोष बताइए, कोई 2 दोष लिखिए, कोई दोष बताइए। तो इसमें अनावश्यक वर्ण भी कुछ, जैसे ये री है, ली है, ये कुछ अनावश्यक भी वर्ण हैं जिनको हम संभवतः यूज़ नहीं करते, लेकिन ये उसमें ऐड हैं। लिखते समय हाथ को बार बार उठाना पड़ता है, ये इसमें दिक्कत की बात भी होती है। तो ये 2 कमियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आज की शालिनी क्लासेस की या हिंदी की क्लास हमारी होती है समाप्त। हमने बहुत ही अच्छी क्लास को देखा। अब हम लोग कल मिलेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे, जो भी चीज़ें हैं समय के साथ फ्रेंड्स करेंगे, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को। आप सभी को भी साथ में आना है और अच्छे से एकदम पिन ड्रॉप और साइलेंस के साथ अपनी क्लास को अटेंड करना है। ऐसे स्माइल करते रहना है। जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डेली एक काम किया करिए, एक लाइक किया करिए और एक कमेंट बॉक्स ज़रूर में इसमें जाकर कुछ ज़रूर लिखिए। जैसे ना आपको क्लास पसंद आई है तो अपने फीडबैक बताइए, आपको कितनी बार समझ में आई वो बताइए, कोई दिक्कत है वो बताइए, कुछ पूछना है वो बताइए। लेकिन आपका एक कमेंट हो, उससे ये होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर बच्चा वहाँ पर आ रहा है, तो ये चीज़ दिखती हैं, समझ में आती हैं, तो अच्छा रहता है कि हाँ, बच्चों का फीडबैक मिल रहा है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, फिर मैं उससे ही साथ में लेकर कल के लिए नया बनाती हूँ। तो ये आपको करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सबको मिलकर। चलिए अब बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में।